बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, मायावती ने निशाना अखिलेश यादव पर साधा है कि जो 2019 में गठबंधन टूटा उसके दोषी अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव ने फोन तक नहीं उठाया, ये मायावती अपने बुकलेट में कह रही हैं। किस तरह से देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, जो सपा और बसपा का गठबंधन रहा है वो अस्वाभाविक गठबंधन था और मैं इसको सही नहीं मानता कि अखिलेश जी के कारण गठबंधन टूटा। मैं ये मानता हूं कि जो समाजवादी पार्टी की सोच है, जो नीति रीति सिद्धांत और कृतित्व और व्यक्तित्व है, वो दलित विरोधी है। और उस मानसिकता के कारण, या दूसरे शब्दों में कहूं कि समाजवादी पार्टी के जो मूल वोटर हैं उनका एटीट्यूड हमेशा से दलित विरोधी रहा है और अपने वोटर की चिंता करने के लिए ये होना ही था कि जो सत्ता के लिए बेमेल गठबंधन था उसका अंत स्वाभाविक था और वो स्वाभाविक अंत हुआ। और इसमें मैं समझता हूं कि मैंने क्योंकि उस दृश्य का मैं प्रत्यक्ष गवाह था कि मीराबाई मार्ग गेस्ट हाउस पे लखनऊ में आदरणीय मायावती जी पर जिस तरीके से समर्थन वापस लेने पे हमला हुआ था उसका मैं गवाह हूं। आदरणीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के साथ मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, तब मैं गया था और मैंने उस सिलेंडर को जो थोड़ी देर अगर नहीं बुझाया गया होता वहाँ के हमारे लोगों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो निश्चित रूप में बहुत बड़ी घटना होती। आज मायावती जी के साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी। तो वो पहले से ही मानसिकता दलित विरोधी रही है समाजवादी पार्टी की, इसलिए इस प्रकार का गठबंधन अस्वाभाविक गठबंधन था और जो सत्ता के लालच के लिए किया गया था उसे टूटना ही था। इसका कारक मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी की जगह कोई और होता तो भी तोड़ देता, कोई आदरणीय नेताजी थे तब भी टूटा था, या कोई और अभी बनेगा अगर तो वो भी टूटेगा। हालांकि तो परिवारवादी परंपराएं हैं, राजू जी के बाद उनके परिवार का, तो यहाँ भी कोई परिवार का ही होगा। तो आप लोग भी मानते हैं कि गठबंधन जो टूटा था वो समाजवादी पार्टी की वजह से बसपा और सपा का गठबंधन टूट गया था? समाजवादी सोच के कारण, जो उनकी पार्टी की सोच थी, उनके मतदाताओं की, मतदाता करें उनके समर्थकों की, उसके कारण ये बेमेल गठबंधन था। आप उठाकर देखो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी पर हुआ है, सबसे ज्यादा हत्या और महिलाओं के साथ में अत्याचार हुए हैं, तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी और उनके मूलभूत कार्यकर्ताओं ने किया है। ये के एक आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े हैं। अब उठा के सरकारी आंकड़ों का गूगल पे सर्च करो तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो उनकी जो मानसिकता वही दलित विरोधी रही है। तो वोट के लिए छद्म भेष धारण करके दलित प्रेम के आधार पर वो एक बेमेल गठबंधन था। और बेमेल गठबंधन इसलिए भी मैं कह रहा हूं, जैसे आज आपको पीडीए दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर उनसे जो कोई सवाल पूछने जाए कि आप पीडीए की बात करते हो वोट के लिए, लेकिन जो उस अति पिछड़ी महिला के साथ में, बच्ची के साथ में, नाबालिग बच्ची के साथ में हुआ, चाहे वो अयोध्या में हुआ या आपके कन्नौज में हुआ, आपने डीएनए टेस्ट की मांग किसकी की? पीड़िता के लिए किया। और आपने और तमाम प्रकार के नए नए टेस्ट की मांग किसकी की? पीड़िता के लिए किया। वो झूठ बोल रही है, इसका आशय आपने अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता जो दोषी थे, आरोपी थे, उनको अभी तक पार्टी से निकाला भी नहीं। इनकी दलित विरोधी सोच है, इनकी पिछड़ी, अति पिछड़ों के विरुद्ध सोच है इनके। इसमें केवल एक ही जाति, एक ही प्रकार के वर्ग के लोग ही रह सकते हैं, दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। इससे हटकर एक सवाल है सर, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सवाल उठाया है और कहा है कि 100 दिनों का एजेंडा, चुनाव से पहले ही आप लोग कह रहे थे कि 100 दिनों का एजेंडा तय है, लेकिन 95 दिन हो गए हैं आज, उसके बावजूद भी कोई काम बीजेपी सरकार में नहीं किया गया है अब तक। अब जो कोई दिन में सोता हो तो उसको काम कहाँ दिखाई पड़ेंगे? आदरणीय खड़गे साहब दिन में स्वप्न देखते हैं और कभी कभी मैं सोचता था, मेरी सीट के सामने ही खड़गे साहब का वो था, वो राज्यसभा में बैठ के सोते हैं। अब मुझे रहस्य समझ में आया, वो सोते नहीं, सपना देखते हैं कि भाजपा कब जाएगी, कब वो आएंगे, कब वो जेल में भेजेंगे। तो वो कह रहे थे कि भाजपाइयों को हम जेल में भेज देते।
अरे आप बेल में तो आते ही हैं राज्यसभा के, जेल में भेज देते। कृत्य आप कर रहे हो, आप अपने बेटे के बारे में, परिवार के बारे में चिंता करो ना, अपने कर्नाटका के अन्य मंत्रियों के बारे में चिंता करो ना, कि उनके बारे में जो आरोप है उसमें आपको क्या कहना है। आप लोकतंत्र में किसी को खुलेआम कहो कि मेरा एजेंडा था कि हम आते इनको जेल में भेज देते, मैं समझता हूँ ये शर्मनाक है और इस प्रकार की सोच लोकतंत्र को आघात पहुंचाता है। सर आखिरी सवाल है मेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सीजेआई के आवास गए गणेश उत्सव में, उसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि परंपरा तोड़ा गया है। इस पर लगातार जो है वो निशाने पर बीजेपी सरकार है, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजेआई। देखिए, ये अंग्रेजों के समय की परंपरा थी, प्रोटोकॉल। आज़ादी के बाद इस प्रकार का प्रोटोकॉल कहाँ था। आज़ादी के बाद तो संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका और विधायिका एक मजबूत स्तंभ है लोकतंत्र के, और इस मजबूत स्तंभ को आपस में जो समन्वय है, मोदी जी राष्ट्रवाद नहीं, परामर्शवाद को भी, संवादवाद को भी वो बढ़ावा पूरे देश में उन्होंने दिया है और बड़ी बड़ी चीज़ों को उन्होंने एक अच्छी स्वस्थ परंपराओं के साथ में उन्होंने विकास के कार्यों को भी किया है। अगर एक देश का विधायिका का प्रमुख प्रधानमंत्री चाहता है न्यायपालिका प्रमुख के वहाँ पर, तो ये तो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का एक अंग है। इससे लोगों को इसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसी परंपराएं किसने डाली थी कि नहीं जा सकते, ये अंग्रेजों की परंपराएं थी ना। भारत में तमाम उदाहरण मिलेंगे। ज्ञानी जैल सिंह जी इंदिरा जी के घर गए थे घटना घटने पर। हंसराज भारद्वाज जी विधि मंत्री थे, वो शायद रोजे ही हफ्ते में 10 दिन, हफ्ते में 5 दिन उनका किसी न किसी के यहाँ पर न्यायपालिका से जुड़े हुए व्यक्तियों के वहाँ उनका भोजन चाय हुआ करती थी। कांग्रेस के न्याय मंत्री थे। आप अपना विश्लेषण नहीं करते हो, दूसरों पर आरोप लगाते हो, ये शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।